हेलो, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल रिफा क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब आई होप आपने इस चैप्टर से पहले हेलो अरिन और हेलो एल्केन और हेलो अरिन तो पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्ट इस चैप्टर पे जंप कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपको इस चैप्टर में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक रहती है। सब एक दूसरे का सहारा है कि तुम मेरे सहारे, मैं तुम्हारा सहारा। तो अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ लो या इसका वेटेज ज़्यादा है तो इसको पढ़ लूँ मैं और इसको नहीं पढ़ूँ मैं, तो थोड़ा सा तुम लोगों को डाउट्स आएगा। तो इसलिए सबको सीक्वेंस में लेके चलो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कंपाउंड की स्टडी पढ़ते हैं, कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। उसको दिखता कैसा है, वो बनता कैसा है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। और हाँ, एक और बात, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसमें मैं हर सब कुछ कवर करूँगी, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लूँगी, साथ में आपको हर चीज़ बताऊँगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने प्रिपरेशंस पे, जो कि यहाँ से ही मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तो बारी बारी से हम प्रिपरेशन समझेंगे सबकी। तो पहले ही हमारी प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स। तो प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स में सबसे पहली कौन सी है? फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स में ही 3 पार्ट आते हैं, एक कैटलिस्टिक और एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एक और है OMDM, जो नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, तो पहले कैटलिस्टिक हाइड्रेशन समझते हैं क्या है। जब तुम कैटलिस्टिक हाइड्रेशन में रिएजेंट एज अ रिएजेंट तुम डाइल्यूट H2SO4 या H+H2O या फिर H3O+ लोगे, तो वहाँ पे क्या बनता है? रुको, इसको पहले सही कर दूँ, H3O+। हाँ, तो जब तुम डाइल्यूट H2SO4 या फिर H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसको H3O+ भी बोलते हैं, ठीक है, लोगे तो क्या बनेगा? तुम्हारा बनेगा एल्कोहल। अब इसका ये स्टेप है, देख लेते हैं क्या है। अब तुमने लेना है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन जब तुम लोगे तो उसमें तुम H+ का एडिशन कराओगे। क्या तुम कराओगे? H+ का एडिशन। तो जब तुम H+ का एडिशन कराओगे तो ये कार्बन पॉजिटिव में और ये कार्बन नेगेटिव में, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये H+ इधर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये बनेगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये पे जो R एल्काइल ग्रुप है ना, अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो इनकी तो रीअरेंजमेंट करा दो। ठीक है, अगर रीअरेंज पॉसिबल है तो करा दो, वरना तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इस स्टेप में कार्बोकटायन मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्या? कार्बोकटायन मैकेनिज्म। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे एल्कीन से कार्बोकटायन स्टेबल बन गया। अब जब तुम इसमें एडिशन ऑफ वाटर करोगे तो तुम्हारा OH जो है जाके कार्बन से जुड़ जाएगा और तुम्हें देगा एल्कोहल। ठीक है, यही कहलाता है कैटलिस्टिक हाइड्रेशन। इसके रिएजेंट अपने दिमाग में याद रखना। अब आते हैं अपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। इसमें क्या है? इसमें हम एल्कीन में जब हम B2H6 और THF और H2O2 OH- के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें बनता है हमारा 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसको तुम कहीं पर ना, मतलब इसी के नीचे अपने नोट्स में 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट करके लिख लेना। ठीक है, ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब इसके मैकेनिज्म पे चलने से पहले मैं बता दूं कि ये जो अब आपको दिमाग पे तो होगा नहीं, THF क्या है, ये क्या काम करता है, ये है क्या। तो THF कहलाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जो कि दिखता है कुछ ऐसा। इसका रोल क्या है, इसका ये क्या वर्क करता है? ये जो B2H6 होता है ना, इसके डाइमर को ब्रेक करता है ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रोल टू ब्रेक डाइमर ऑफ B2H6। ठीक है, तो जब तुम फ्यूरेन में B2H6 डालोगे तो तुम्हारे पास एक फ्री BH3 मिलेगा। क्या? ये फ्री ये BH3 क्या करता है? ये रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। क्या करता है? ये रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और तुम्हारे साथ ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता है साथ में साइड मटेरियल के तौर पे। अब हम आते हैं अपनी रिएक्शन पे। रिएक्शन है 2 स्टेप पे डिवाइडेड, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या है देखो, जब तुम एल्कीन में फ्री BH3 की रिएक्ट करवाओगे तो जब तुम एल्कीन में फ्री, देखो यहाँ पे जो R है ये +I ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव, ये बॉन्ड होगा शिफ्ट। और जब तुम HBH2 में, ये क्या है, ये पार्शियली नेगेटिव है और ये पार्शियली पॉजिटिव है। अब तुम्हें क्या करना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव
और ये नेगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों को क्रॉस में जोड़ दो। क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस में जोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पे बनेगा ये तुम्हारा जो H था ये नेगेटिव था, ये इसके साथ चला गया, और तुम्हारा BH2 पार्शियली पॉजिटिव था तो CH2 के साथ चलेगा क्योंकि वो नेगेटिव था। तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा ये क्या, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ बेसिकली हुआ इस मैकेनिज्म पे, इस फर्स्ट स्टेप पे हुआ हमारी सिन एडिशन। क्या हुई, सिन एडिशन। ठीक है, अब सिन एडिशन होती क्या है, सेम साइड से एडिशन, यहाँ पे सेम ही साइड से तो एडिशन हुआ है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड स्टेप में जो कि है ये। अब जब तुम्हारा, अब देखो ये इस चीज़ को ना थोड़ा सा ऐसे खोल के ऐसे लिख दिया है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ये CH था, यहाँ पे H2 CH2 और ये BH2 को BHH करके। फिर जब इसमें वापस से तुम एल्कीन की रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो BHH में ये पार्शियली पॉजिटिव ये पार्शियली नेगेटिव, और एल्कीन में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो अब इनको भी तुम्हें यहाँ पे क्रॉस में जोड़ देना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। ठीक है, तो जब तुम ये करोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा ये RCH2 CH2 BH CH2 CH2, तुम्हारे BH के साथ ये CH2 CH2 बस और ऐड हो गया है इधर से। फिर वापस से तुम्हें एल्कीन की रिएक्शन करानी है। क्यों, जब तुम वापस से इसमें एल्कीन की रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारे पास वापस से, जब तुम वो मतलब तुम देखोगे CH2 ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, ये दोनों क्रॉस में ऐड कर दो बोरॉन के साथ। ठीक है, यहाँ इसके साथ, तो तुम्हारे पास बनेगा ये कंपाउंड। और फिर इसके बाद जब तुम H2O2 की रिएक्शन फिर कराओगे इसके साथ तो बोरॉन के तीनों OH हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन वाले H, ये भी मैं दिखा दूँ यहाँ पे। जब तुम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे बिकॉज ऑफ एल्कीन के साथ जब रिएक्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेंगे तीनों, और यहाँ से एक OH, यहाँ से एक OH, यहाँ से एक OH, यहाँ से एक OH। ठीक है, यहाँ से एक OH, यहाँ से एक OH, ये तीनों OH हाइड्रोजन लेके हट जाएंगे। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, तुम्हारे पास बनेगा ये कंपाउंड जो कि हमारा क्या था, हमारा था 4MCTS। क्या था ये, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो आई बात समझ में, ये है हमारी हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो H2O2 से ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तुम्हारे साथ हुआ है ऑक्सीडेशन, तुमने क्या करा इधर, तुमने किया इधर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एक और, ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अब एग्ज़ाम में आ गया तो तुम अब ये मतलब अगर एग्ज़ाम में ये रिएजेंट डाल के आ गया तो अब तुम क्या ये मैकेनिज़्म फॉलो करते बैठोगे क्या, कि एक एक करके तुम एल्कीन से रिएक्शन कराए जा रहे हो, फिर उसका OH बॉन्ड तोड़ रहे हो, फिर उसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हो। इतना टाइम तो हमारे पास एग्ज़ाम में होता ही नहीं है। ठीक है, हमें तो जल्दी से जल्दी आंसर निकालना होता है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, जब भी तुम्हारे पास ये रिएक्शन तुमने करनी है तो तुम्हें उसके H2 की एडिशन करानी है विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तुम यहाँ पे लगाओगे क्या, AM रूल लगाओगे। AM रूल क्या होता है मालूम है ना, AM रूल क्या होता है, AM रूल वो होता है जहाँ पे H ज़्यादा है वहाँ OH जोड़ दो, और जहाँ H कम है वहाँ H लगा दो। ठीक है, AM रूल क्या होता है, और वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और मार्कोनिकॉफ रूल में डिफरेंस पता है ना, तो बस वही सेम चीज़ करनी, सीधे जो है वाटर की एडिशन करा देना है और तुम्हारे पास ये 4MCTS आ जाएगा, मतलब अल्कोहल तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम मैकेनिज्म पे ज़्यादा टेंशन मत लेना, एग्जाम पे आ गया तो बाकी मैंने बेसिक्स तुम्हें समझा रही हूँ मैं, क्योंकि इस वन शॉट में कोई भी डाउट ना रहे, मैं अपनी तरह से पूरा बेस्ट दे रही हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी बता रही हूँ कि अगर आ जाए तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तो आ जाओ हमारी नेक्स्ट स्लाइड में तीसरा पॉइंट जो कि है OMDM, या फिर इसका पूरा फुल फॉर्म है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें बेसिकली हम एल्कीन लेते हैं, उसमें हम HgOAc2H2O NaBH4। अब ये क्या है, यहाँ पे जो OAC है ना ये एसाइल ग्रुप है। ठीक है, ये रेजेंट है, जब तुम डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा अल्कोहल। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं भाई, है ना, कि मैं तो पढ़ाऊँगी मैकेनिज्म। तो जब तुम एल्कीन में ये एसाइल है, ठीक है, ये एसाइल ग्रुप है, ये लिख लेना, OAC देख के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये एसाइल है, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बॉन्ड शिफ्ट होगा।
ठीक है। अब इसमें तुम वाटर की एडिशन करो, डायरेक्ट वाटर के एडिशन। तो वाटर के एडिशन के लिए तुम ऐसे खोल के लिख दो H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ तुम मार्कोनिकॉफ रूल। क्या, ये बात याद रखना कि OMDM में हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली में हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया था। तो जब तुम इसमें लगाओगे तो इसमें क्या होता है, OH उसके पास जाता है जहाँ पे H कम हो, और H वहाँ जाता है जहाँ H ज़्यादा हो, तो तुम्हें मिलेगा RCHOH CH3। ठीक है, आई बात समझ में। तुमने यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है और तुम्हारा अल्कोहल तुमको मिल जाएगा। किसकी हेल्प से, एडिशन, हेल्प वाटर के एडिशन से तुम्हें ये तुम कर ले जाओगे। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म समझ लो, क्या है मैकेनिज्म में। तो ये है एल्कीन। एल्कीन में जब तुम HgOAc का तुम रिएक्ट करवाओगे तो HgOC का जो एल्कीन का तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसके साथ अटैक करेगा और इसका एक OAc हट जाएगा। ठीक है, और फिर ये बाकी हट जाएगा और ये जाएगा C, और ये जो बचा हुआ है ये इसके साथ अटैक कर लेगा और तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा ऐसा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन। ये क्या बना, ये है हमारा साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन। ठीक है, अब इसका ये जो डेल्टा पॉजिटिव है ना, ये बहुत ज़्यादा, ये मतलब स्टेबल है। कंपेयर करोगे तुम इससे या इससे तो ये स्टेबल है। और जब तुम इसमें वाटर की एडिशन करवाओगे तो ये सीधे जाके अटैक करेगा इसमें और तुम्हारे पास बनेगा ऐसा कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें वहीं अगर तुमने NaBH4 डाला, जो कि हमारा सेकेंड रिएजेंट था उसी का, तुमने जब NaBH4 डाला तो ये है क्या, ये करता क्या, इसका ये क्या वर्क करता है, ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, क्या ये होता है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ये H देगा तुम्हें, H माइनस। तो जब ये H देगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ से OH तो जुड़ा ही है और CH3 के साथ एक H ऐड हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी ये OMDM की रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई इधर। अब तुमने एल्कीन के तीन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ ली हैं। अब समझ लो इसका क्रक्स थोड़ा सा, क्योंकि तुम जब अपने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स में जब ये क्रक्स ऐड करोगे ना, तो तुम जब रिवीजन के पर्पज से पढ़ोगे तो तुम्हें बस ये तुम तीनों रिएक्शंस के क्रक्स पढ़ लो और तुम्हारी तीनों रिएक्शंस विद इन सेकेंड तुम्हें रिकॉल हो जाएंगी। तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, टाइम सेविंग क्रक्स होते हैं। और मैं बता रही हूँ ये मस्ट है, ये तुम्हें अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। भाई शॉर्ट्स नोट बनाओ, भाई वो तुम्हारे लिए क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, छोड़ो जाने दो, काम की बात करते हैं अभी। तो पहले हमारी कौन सी थी, पहले थी हमारी कैटलिस्टिक हाइड्रेशन ना, तो हम लिखते कैटलिस्टिक हाइड्रेशन। दूसरी क्या थी, हाइड्रोबोरेशन। अच्छा लिखते हैं थोड़ा। अगली क्या थी, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। और तीसरी क्या थी, तीसरी थी हमारी OMDM। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। अब पहले में जब हमारी कैटलिस्टिक हाइड्रेशन करते थे तो हमारा क्या बन रहा था, हमारा बन रहा था कार्बोकटायन। वहाँ पे उस रिएक्शन में ना कार्बोकटायन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम आते हैं अपने HBO में, तो क्या बन रहा था उसमें बन रहा था हमारा 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और OMDM में क्या बन रहा था, हमारा बन रहा था साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन। ठीक है, अब अगला क्या है, अगले में क्या, उसमें क्या फॉलो हो रहा था, कार्बोकटायन मैकेनिज्म में तो कुछ नहीं था, लेकिन HBO में क्या फॉलो हो रहा था, क्या हमारा वहाँ पे क्या एडिशन हुआ था, हमारा हुआ था यहाँ पे सिन एडिशन। क्या, यहाँ पे हमारा हुआ था सिन एडिशन। वहीं पे OMDM में हमारा फॉलो हुआ था एंटी एडिशन। ठीक है, सिन एडिशन पता है ना, सेम साइड से एडिशन, और एंटी एडिशन क्या होता है, ऑपोजिट साइड से एडिशन, सिंपल। ठीक है, अब वहीं पे ये चीज़ इसलिए ताकि आपको ये पढ़ लोगे ना, आपको पूरा रिएक्शन आपके माइंड पे पूरा ऐसा छाप के आ जाएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में काफ़ी, क्योंकि दिमाग में एकदम अलग ही भसड़ मच रही होती है। ठीक है, अगला क्या है, अगला वहाँ पे कौन सा, हम किसका एडिशन कराते हैं, हम वहाँ पे कराते हैं वाटर का, जो कि इस तरह से कराते हैं H प्लस OH माइनस, यहाँ पे भी H प्लस OH माइनस। ठीक है, अब वहाँ पे कौन सा AM रूल लग रहा था या MR रूल लग रहा था, बताओ कौन सा लग रहा था। HBO में कौन सा लग रहा था, हमारा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना।
ये चीज़ इस पे ना स्टार बना लो, इस पे कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ स्टार बना लो। और वहीं पे OMDM में कौन सा रूल फॉलो हो रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, हो गया। तो ये चीज़ अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी है फ्रॉम रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन भी कितनी है, टोटल है 3। पहली है हमारी कौन सी, पहली है हमारी रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरी है फ्रॉम एसिड्स और तीसरी है फ्रॉम ईथर्स। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें क्या सीन है। ठीक है, तो जब हम जो है ये क्या है, जब हम ये कार्बोनिल कंपाउंड में ना तुम एल्डिहाइड भी ले सकते हो, लिख देती हूँ बल्कि यहाँ पे ना तुम एल्डिहाइड भी ले लो या कीटोन ले लो, इन दोनों में से कोई भी लेके तुम ये रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, ये दोनों के लिए है। अब जब तुम एल्डिहाइड या कीटोन का एक कॉमन ग्रुप होता है ना, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये कॉमन ग्रुप होता है एल्डिहाइड कीटोन का, जब इसमें तुम ये रिएजेंट डालोगे तो तुम्हारे पास प्यारा सा अल्कोहल तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका रिएजेंट क्या है वो भी समझ लो। इसके रिएजेंट क्या होते हैं, इसके रिएजेंट होते हैं H2PD, PT, Ni, LiLH4 और NaBH4। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इस रिएक्शन का ना थोड़ी समझ लो, तुम्हें क्या करना इसमें ना, तुम देखो इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं दी, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं खुद बताऊंगी आपको। इस रिडक्शन रिएक्शन की मैकेनिज्म कुछ ज़रूरी नहीं तो मैंने नहीं बताई। अब तुम ये बात सुनो मेरी, जब तुम ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इसमें जब तुम इनमें से कोई भी एक रिएजेंट डालोगे तो तुम्हारे पास अल्कोहल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ना यहाँ का, ये जब तुम बाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे बस तुम्हारा क्या H और H ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन के पास एक H और यहाँ से कार्बन के पास एक H और तुम्हारे पास ये अल्कोहल आ जाना है। तुम ना एक काम करना, ये जब रिएक्शन में अपने नोट्स में ना यहाँ पे ऐसा बना के लिख देना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद H और H ऐड करना है बस। ठीक है, अब आ जाओ फ्रॉम एसिड से। एसिड का क्या सीन है भाई, जब तुम इसमें इस कंपाउंड में ये रिएजेंट डालोगे तुम्हारे पास अल्कोहल मिल जाएगा। अब इसमें ना तुम डालोगे HTPD, PT, Ni और LiLH4, इसमें तुम NaBH4 नहीं डालोगे। आई बात समझ में। अब इसमें भी तुम्हें सेम वही चीज़ फॉलो करनी है, क्या, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। तुम जब इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो तुम्हारे पास एक OH ऑक्सीजन के साथ एक H लगेगा और कार्बन के साथ एक H लग जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो तुम्हारे पास तुम्हारा अल्कोहल तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ याद रखना कि यहाँ पे NaBH4 नहीं है, NaBH4 इसमें यूज़ नहीं होता फ्रॉम एसिड्स में, ईथर्स में भी नहीं होता। फिर याद रखना कि कार्बोनिल कंपाउंड में सिर्फ NaBH4 डाल सकते हैं, बाकी इसमें और इसमें नहीं। तो अब इसमें जब तुम ईथर्स फ्रॉम ईथर्स में, अब देखो ये एसिड से था, ये ईथर से था, जब तुम ईथर्स वाले कंपाउंड में ये रिएजेंट डालोगे तो तुम्हारे पास 2 अल्कोहल मिलेंगे, एक ये वो मेजर अल्कोहल और एक माइनर अल्कोहल। ठीक है, अब इसका रिएजेंट क्या है, इसका रिएजेंट है H2PD, PT, निकल और LiLH4। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही क्या मैंने बताया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक H ऑक्सीजन के साथ और एक H कार्बन के साथ। ठीक है, तो तुम्हारा ये ईथर से भी रिएक्शन हो जाएगी। ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। ठीक है, 2 अल्कोहल मिलते हैं हमको ईथर्स में, ये भी चीज़ याद रखना। पॉइंट में पूछ सकता है ना कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें तुम्हारे पास एज अ प्रोडक्ट 2 अल्कोहल मिलते हैं, तो तुम बता देना भैया। ये रिडक्शन रिएक्शन में जब हम ईथर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास 2 अल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो अब हम आते हैं अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या रहता है, अब हम इसमें कोई भी कॉमन कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ। अब देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, ये इसका कार्बन पॉजिटिव में रहता है और ऑक्सीजन निगेटिव में। वहीं पे जब तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखोगे तो जो इसका एल्काइल ग्रुप रहता है वो निगेटिव और MgX में जो मैग्नीशियम है वो 2+ के साथ रहता है। अब इन दोनों को क्या करना है, तुम्हें क्रॉस में जोड़ देना है, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ और निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, तो तुम्हारे पास बनेगा कुछ ऐसा कंपाउंड। फिर इसमें जब तुम एडिशन ऑफ H2O कराओगे, क्या, एडिशन ऑफ वाटर, तो तुम्हारा क्या सीन होगा इसमें, जब तुम इसमें वाटर की एडिशन कराओगे तो MgX निकल जाएगा और तुम्हारा जो, अब देखो ऑक्सीजन तो माइनस में रहता है ना, और ये H+ है, बल्कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो प्लस में है, तो ये ऑक्सीजन माइनस में, हाइड्रोजन प्लस में, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा
OH ग्रुप इधर, तो तुम्हारा बन गया क्या, अल्कोहल। अब इसी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ही जब तुम कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी कॉमन कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, अब उसके भी कुछ खासियत है क्या उसमें, जब तुम कौन भी डिपेंड करता है कि तुम कैसा कार्बोनिल कंपाउंड बन लेते हो, तो तुम्हारा वो डिग्री पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारी अल्कोहल की डिग्री क्या होती है ना। अब अगर तुमने कोई कॉमन कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, वहीं पे जब तुम RMgX और H2O की रिएक्शन करवाओगे, तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तुम्हारे पास मिलेगा तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल। वहीं पे अगर तुम जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास बनेगा तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल, और वहीं अगर तुमने वो कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दी तो तुम्हारा बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अगर कॉमन वाले से एल्डिहाइड कीटोन से कौन सी डिग्री बनती है। ठीक है, ये चीज़ रखना। अब अगर तुमसे वो, हाँ, ये तुम्हें रिएक्टिविटी देके ज़रूर पूछ सकता है वो। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुम्हें खुद ही वैल्यू पता है क्या है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी चैप्टर में आ जाए उस रिएक्शन लेके, तो उसको तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, उस पर तो एक्स्ट्रा ध्यान देना है। अब तुम्हें रिएक्टिविटी करके पूछ ले, रिएक्टिविटी बता दो भाई दीज रिएक्शंस की, तो तुम कैसे बताओगे। तो अब देखो, फर्स्ट वाली रिएक्शन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, है ना। तो तुम रिएक्टिविटी पर्पज से तुम ऐसे लिख दोगे कि पहली सबसे ज़्यादा, फिर दूसरी सबसे कम होगी तीसरे की, जो कि है कीटोन से बनती है। अब तुम्हारे अंदर डाउट तो आएगा ना कि अब आप बता तो दो होगी कैसे। तो मैं बता दूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और वहीं पे यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, है ना। तो ये बताओ कि इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में स्टेरिक हिंड्रेंस किसका ज़्यादा है, क्योंकि जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे H+ देख रहे हो ना हाइड्रोजन, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्मेल्डिहाइड में सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी R ग्रुप नहीं है, कोई भी रिएक्शन आसानी से ईजिली हो जाएगी। वहीं पे जब तुम यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप बैठे हैं इधर पे, और जब तुम यहाँ से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो रिएक्शन थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, मतलब सबसे ज़्यादा है, और वहीं पे ये फॉर्मेल्डिहाइड में सबसे कम है। आई बात समझ में। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी कुछ ऐसी होगी, सबसे कम वो कीटोन की और सबसे ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड की। आई बात समझ में। तुम बल्कि यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे लिख दूँ ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है डीप में समझना है तो GOC पढ़ो जाके। ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया था। तो अब जैसे कि ये अलग अलग पार्ट में इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब तुम अगर CH3C डबल बॉन्ड OH में PHMgR और या H2O साथ में डालोगे तो तुम्हारे A में क्या बनेगा, वहीं A में अगर तुम HCl ZnCl2 डालोगे तो वहीं B क्या बनेगा, और B में जब तुम एल्कोहलिक KOH डाल दोगे तो वो C में क्या बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले आ जाओ इसमें देखते हैं। अब देखो, ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव पे है, ठीक है, वहीं पे ये pH है ये नेगेटिव है, और ये Mg है, Mg में कितना चार्ज होता है 2+। अब इन दोनों को, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव में है, अब इन दोनों को आपस में क्रॉस में जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। ठीक है, जब तुम जोड़ोगे तो तुम्हारे पास ये तुम्हारा कुछ ऐसा रिसीव होगा, क्या, CH3 एज इट इज़ वही रहेगा। ठीक है, कार्बन में जाके तुम्हारा pH अटैक कर देगा। ठीक है, और वहाँ पे H वैसे ही रहेगा, और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट के OMgBr पे बदल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब तुमने जब PHMgBr डाल दिया, फिर तुम डालोगे उसमें H2O। तो जब तुम इसमें H2O की रिएक्शन करवाओगे, वाटर ऐड करोगे H+OH-। ठीक है, तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, तुम्हारा CH3 pH वैसे ही रहेगा, उस पर कोई हम चेंज नहीं करेंगे। तुम्हारा CH3C यहाँ पे जुड़ जाएगा H, क्योंकि H पॉजिटिव में था, है ना। ये देखो रेजोनेंस स्टेबिलिटी आएगी इधर, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर आएगा तुम्हारा pH, और इधर ऊपर MgBr निकल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा OH ग्रुप। तुम्हारा क्या बन गया, ये यहाँ पे बन गया तुम्हारा OH ग्रुप। अब यहाँ पे ये जो रेजोनेंस पे है, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबल है। फिर अब तुम अब इसी को सेम ग्रुप को फिर से यहाँ पे लिख दो। अब जब तुम इसमें ZnHCl हो, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्पेस नहीं है क्योंकि हमारे पास। ठीक है, हमने किया इसको छोटा। ठीक है, अब आ जाओ हम अपने पे। अब तब तुम इसी में जब तुम क्या HCl ZnCl2 डालोगे, क्या डालोगे
HCl(ZnCl2), तो ये क्या करेगा, ये तुम्हें H+ देगा। क्या देगा, तुम्हें देगा H+। क्या बनाएगा तुम्हारा बनाएगा ये, दूसरा पेन ले ले, तुम्हारा pH एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो OH है, OH ग्रुप हट के तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ओ देखो, जब भी हम HCl(ZnCl2) डालते हैं तो वो हमें क्लोरीन देता है, तो हम क्लोरीन OH की जगह पे लगा देंगे। ठीक है, याद रखना ये। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा B बन गया, ये हमारा A बन गया। ये क्या हमारा, ये हमारा B ग्रुप। अब इसी B ग्रुप में जब तुम क्या डालोगे, आगे क्या है, एल्कोहलिक KOH डालोगे, तो तुम्हारा क्या रिसीव होगा तुम्हें, जब तुम एल्कोहलिक KOH डालोगे तो अब यहाँ पे देखो, ये जो कंपाउंड था इसका जो देखो, ये क्या है, ये कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है। ये कार्बन कौन सा है, ये बीटा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन से H हटा दो और बीटा कार्बन से भी H हटा दो। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बनेगा, इधर तुम्हारा बनेगा pH सेम रहेगा, वहाँ से कार्बन हटा, वहाँ से मतलब हाइड्रोजन हटा, और CH3 से भी हाइड्रोजन हटा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये क्या कहलाया तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं स्टायरीन। ठीक है, ये हमारा है C। बस ABC आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम इसे पार्ट में डिवाइड करते हैं। बस आप लोगों को ना रिएजेंट पे ध्यान रखना है कि अगर तुम उसमें HCl(ZnCl) डालोगे, Cl2 डालोगे तो क्या देता है, वो क्लोरीन देता है। तुम अगर एल्कोहलिक KOH डालोगे तो वो क्या करता है, अल्फा बीटा से हम हाइड्रोजन हटा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो अब पढ़ते हैं हम अपनी एल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़। अब एल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सबसे पहले हमारा एसिडिक नेचर समझेंगे। देखो, ये एसिड इसलिए होता है क्योंकि ये H+ देता है। ठीक है, एल्कोहल्स एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि H+ देता है, ये याद रखना। अब पहला क्या है, एसिडिक नेचर को वेरीफाई करने के ना मतलब मैंने यहाँ पे 4 रिएक्शन लिए, 1 2 3 4, है तो 3 ही, लेकिन ये चौथी मतलब इनमें से जो तीसरी वाली है ये मैंने कुछ समझाने के लिए बताई है, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये उसकी वेरीफाई करने की रिएक्शन है। तो पहली A नंबर देखते हैं। जब तुम ROH में Na डालोगे तो तुम्हें क्या बनेगा, तुम्हें बनेगा RO - Na+। ये क्या है, ये तुम्हारा सॉल्ट है, और साथ में बनेगा तुम्हारा H2। ये ना, ये रिएक्शन वीकर एसिड बनाती है। क्या, ये रिएक्शन बनाती है वीकर एसिड। आई बात समझ में, वीकर एसिड। अब आ जाओ नेक्स्ट में। अब वहीं पे जब तुम ROH में तुम NaOH डालोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा सॉल्ट और साथ में H2O। अब एक और बात याद रखना, क्या, जब Na के साथ तो चलो ठीक है वीकर एसिड ही बनाएगी, लेकिन जब तुम NaOH डालोगे है ना, तो तुम्हारे पास ये जो एल्काइल ग्रुप होगा ये तुम्हारा मेथनॉल होना चाहिए अगर इसकी जगह। ठीक है, मेथनॉल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि CH3OH ही वाहिद ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी क्या बोलेंगे, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होती है। सिर्फ CH3OH ही की स्ट्रेंथ ही वाटर से ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तुम ROH में NaOH डालोगे तो तुम्हें सॉल्ट मिलेगा और साथ में H2O मिलेगा। अब वहीं पे अगर तुमने, अब जैसे मैंने बताया, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो ये CH3OH है इसकी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से ज़्यादा है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्योंकि हमें ये एसिडिक मतलब जब हम एसिडिक नेचर बताते हैं तो इसकी एक शर्त होती है। क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे जो ग्रुप लोगे तुम वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा, मतलब सॉल्ट नहीं, सॉल्ट के यहाँ पे जो तुम्हारा वाटर जो आएगा वो तुम्हारा वीक एसिड होना चाहिए एज कम्पेयर टू। ठीक है, तो सिर्फ CH3OH मतलब मेथनॉल ही H2O से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है अपनी। ठीक है, तो याद रखना। अब वहीं पे अगर तुमने NaHCO3 डाल लिया, ठीक है, जैसे कि ये है, तो जब तुम NaHCO3 एज अ रिएजेंट लोगे अल्कोहल के साथ तो तुम्हारा सॉल्ट तो बनेगा, वो तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, सॉल्ट बनेगा, लेकिन तुम्हें देगा वो H2CO3 जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे ये गलत है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो है एज कम्पेयर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, यहाँ वीक एसिड आ रहा है, जो कि गलत है। हमें तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए ना, इधर वीक एसिड चाहिए। तो इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम ये चीज़ याद रखो, ये जो मैंने ये बॉक्स में अंदर डाली है इस चीज़ को अपने नोट्स में लिखना। अब वहीं पे जब तुम एल्कोहल में एल्यूमिनियम डालोगे तो तुम्हारे पास बनेगा RO का होल
थ्राइस Al। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ, उसको बोलते हैं, कहाँ लिखूँ, हाँ यहाँ लिख दी, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड, ब्यूटा ऑक्साइड। ठीक है, अब आ जाओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो अब आपको एसिड जीओसी में तुमने पढ़ा होगा ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई की प्रोपोर्शनल होती है और प्लस आई की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये तो याद ही होगा। अब हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है CH3। ठीक है, अब तो मुझे ये बताओ फ्लोरीन में कौन सा इफेक्ट आता है, फ्लोरीन पे कौन सा इफेक्ट लगता है, फ्लोरीन पे लगता है -I, और वहीं पे CH3 है ना, CH3 पे कौन सा ग्रुप लगता है, CH3 पे लगता है +I, है ना। तो अब तो मुझे बताओ इनमें से कौन किसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, -I तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और +I तो वो -I प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, और वहीं पे वो +I होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो तुम मुझे बताओ अब इसमें से किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली -I वाले की, है ना। ठीक है, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है ये। अब देखो इसमें तुम OH ग्रुप तीनों में सिमिलर है, वहीं पे साइक्लिक कंपाउंड भी सिमिलर है। अब डिफरेंट क्या है, क्लोरीन, NO2 और CH3। अब मुझे जल्दी से बताओ इन दोनों में कौन सा इफेक्ट लगेगा, कौन सा इफेक्ट लगता है क्लोरीन में, क्लोरीन में लगता है -I, वहीं पे NO2 में लगता है -I और CH3 में लगता है +I। ठीक है, अब तुम मुझे इसका बता दो सबसे, अब देखो +I लगेगा इसमें, अब +I तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो तुम तो जाहिर सी बात है ना कि थर्ड वाला सबसे कम आएगा। अब इस NO2 और क्लोरीन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अगर वो वाली सीक्वेंस अगर तुम्हें जीओसी में मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस रहती है वो मैंने याद करी थी अपने टाइम पे, तो तुमने याद की होगी, तुम तो फट्टे से बता दो कि NO2 की सबसे ज़्यादा होता है, मतलब NO2 की क्लोरीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सेकंड नंबर और सबसे ज़्यादा आएगा हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब अच्छा अब डाउट, अगर आपने जीओसी जैसे कई बार होता है जीओसी हम थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, नहीं याद रहता, तो ये होगा ना कि ऐसे कि मतलब ये -I और +I का क्या करता क्या है, तो मैं बता दूँ ये जो +I है ना ये अनस्टेबल करता है और -I इफेक्ट कंपाउंड को स्टेबल रखता है। कैसे, क्योंकि जो -I है ना ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, तो स्टेबल कर देता है, और वहीं पे जो CH3 है ये अनस्टेबल करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है हमारी है अगला पॉइंट है हमारा स्टेरिफिकेशन। आ जाओ भाई स्टेरिफिकेशन में। ठीक है, स्टेरिफिकेशन में ना मैंने इस वाले का मैकेनिज्म बताया हुआ है, चलो सही है, देखते हैं क्या है इसका स्टेरिफिकेशन का। तो देखो अब स्टेरिफिकेशन में जब तुम अल्कोहल में क्या एसिड डालोगे तुम्हें क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा, बताओ जल्दी क्या बनेगा, तुम्हारा बनता है एस्टर। ठीक है, तुम्हारा क्या बना, ये तुम्हारा एस्टर बना। वहीं पे तुम जब एसिड एनहाइड्राइड डालते हो तो क्या बनता है, तुम्हारा बनता है RC≡OR। अब देखो इसका ना थोड़ा सा मैं बता दूं, जब तुम एसिड एनहाइड्राइड डालोगे तो यहाँ तो ये OH को, एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लो, अलग कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ना तुम इससे बॉन्ड ब्रेक कर लो, और जब तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये जो RO- मतलब ये जो ग्रुप आ गया ना, हाइड्रोजन को तो तुम निकाल दो, अलग कर दो, लेकिन जो RO ग्रुप है ना इसको बस इसी के साथ अटैच कर दो। ठीक है, यहाँ वाले से बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन के पास तुम चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, एक ही बात है। तो तुम्हारे पास बन जाएगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा बन जाएगा RC≡OR, और साथ में तुम्हारा एक और चीज़ बनती है, क्या तुम्हारे पास बनती है तुम्हारी RC≡OH। ठीक है, अब वहीं पे जब तुम, ये काफ़ी बड़ा है शायद, इसको थोड़ा छोटा साइज कर दे इसका। ठीक है, अब जब तुम इसमें अल्कोहल में ROCl डालोगे तो क्या बनेगा, जब तुम अल्कोहल में ROCl डालोगे तो देखो ROCl को ना ऐसे लिख देती हूँ मैं, RC≡Cl। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन जब तुम इससे कराओगे अल्कोहल से तो क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ से ये
यहाँ से OH यहाँ से हाइड्रोजन अलग करो, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ो, तुम्हारे पास क्या, हाँ तुम्हारे पास क्या मिलेगा तुमको, तो मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR। ये ग्रुप आके इस पर जुड़ जाएगा और यहाँ से क्लोरीन निकला और ये ग्रुप, ये हाइड्रोजन, एक सेकेंड, ये हाइड्रोजन यहाँ से, अरे यार हाँ, ये हाइड्रोजन हटा और RO डैश यहाँ पे ऐसे आ जाएगा तुमको। और साथ में एक और चीज़, साइड कंपाउंड में क्या बना, तुम्हें साथ में यहाँ HCl भी मिल जाता है, साथ में HCl बनता है। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला, देखो ना, इधर से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से तुमने क्लोरीन निकाला, तो HCl ही तो बनेगा, है ना। ठीक है, तो हमारी ये अरे क्या हो गया ये, तो अब हमारी जो है, यहाँ पे हमने एसिड से, मतलब पहले हमने अल्कोहल से एसिड बनाया और एसिड से एस्टर कैसे बनाएंगे उसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो जब तुम यहाँ पे एसिड लोगे, एसिड में जब तुम H+ का एडिशन करवाओगे तो ये H+ जो है इधर अटैक करेगा। ठीक है, इधर अटैक करेगा तो यहाँ पे OH ट्वाइस बन जाएगा। अब OH2 अनस्टेबल रहता है तो ये ग्रुप निकल जाएगा और फिर यहाँ पे जो बचा क्या, यहाँ पे बना RC डबल बॉन्ड O। अब ये जो RC डबल बॉन्ड O में जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर पे है। अब ये जब लोन पेयर इधर आएगा तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग इसलिए करेगा क्योंकि स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, है ना। अब जब बैक बॉन्डिंग के बाद जब ये ROH अल्कोहल का जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, कार्बन पे। कहाँ पे करेगा, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और तुम्हारे पास तुम्हारा प्यारा सा एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर एग्ज़ाम में आ गया तो तुम इतना जो है टेंशन मत लेना। तुम्हें क्या करना है, एक काम करते हैं ना, इसको छोटा करते, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। इसको करते हैं छोटा ताकि थोड़ी जगह मिले हमको। हाँ, तो इधर बताती हूँ मैं। तो जब कभी भी ऐसा आ जाए तुम्हें एसिड से तुम्हें एस्टर पे जाना है तो तुम क्या करो, तुम लो यहाँ पे, पहले तो लो तुम अपना एसिड लो, ठीक है, उसमें तुम रिएक्ट करवाओ अल्कोहल की। ठीक है, जब तुम रिएक्ट करवाओगे, बल्कि इसको उल्टा कर देते, थोड़ा सा उल्टा लिख दूँ मैं आपको ताकि बता सकूँ ढंग से। HOR, तुम्हें क्या बनेगा तुम्हारा, अब देखो यहाँ पे जो HOR है OH है, इनको निकाल फेंको, इनको निकाल फेंकोगे तो तुम्हें तुम्हारा प्यारा सा एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, आ गया, हो गया, समझ आ गई, OR डैश। ठीक है, तो तुम्हारा ये एस्टर बन गया। अब मैकेनिज्म समझा दिया, ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ अपने थर्ड टॉपिक पे जो कि है लूकास टेस्ट, जो भी बोलते हो, जो भी मन करे पढ़ लो उसको। इसको मैं लूकास बोलती हूँ। लूकास टेस्ट में क्या होता है, लूकास टेस्ट किसके लिए करते हैं, हम करते हैं अल्कोहल के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जब तुम अल्कोहल में कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl डालोगे तो तुम्हारे पास क्या, RCl मिल जाएगा। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लो। जब तुम कंसनट्रेटेड HCl डालोगे तो वो हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन OH2 के साथ ग्रुप में अटैक करेगा और तुम्हारा OH2 देगा। अब OH2 तो अनस्टेबल होता है, ये तो बाद में ये ग्रुप निकल जाएगा और तुम्हारा सिर्फ बनेगा R+। और फिर ये एनहाइड्रस ZnCl2 कब काम आएगा, ये तुम्हें देगा Cl- और तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा RCl-RCl। ठीक है, अब एक और चीज़ समझ लो जो मैंने नीचे नोट करी हुई है। अब देखो, यहाँ पे तुमने 1 डिग्री अल्कोहल दिया था, तुम्हारे पास RCl आ गया। अब देखो एक और चीज़ समझ लो, जब कभी तुम 1 डिग्री अल्कोहल देते हो तो वहाँ पे RCl की टर्बिडिटी नहीं होती। ठीक है, कोई टर्बिडिटी क्या होता है, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, टर्बिडिटी होता क्या है, ये होता है झाग, इसको बोलते हैं झाग। ठीक है, जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पे जो झाग जैसा सॉल्यूशन पे दिखेगा वही टर्बिडिटी कहलाती है। ठीक है, तो जब तुम 1 डिग्री अल्कोहल देते हो तो तुम्हें कोई टर्बिडिटी नहीं दिखती। वहीं पर अगर जब तुम 2 डिग्री अल्कोहल दोगे तो तुम्हारी टर्बिडिटी विदिन मिनट आती है। कब आती है, विदिन मिनट। और जब तुम 3 डिग्री अल्कोहल देते हो तो विदिन सेकेंड आ जाती है, बिल्कुल फटाक से, मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता। ठीक है, एकदम इंस्टेंट टर्बिडिटी झाग आता है इसमें 3 डिग्री अल्कोहल में, और 1 डिग्री में तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसी टर्बिडिटी पर ही क्वेश्चन लिया था मैंने। अब देखो, अब जैसे तुम पे मतलब डिग्री के तौर पे तुम्हें अल्कोहल दे दिया जाएगा और अब पूछ लिया जाएगा इनसे सबसे ज़्यादा टाइम किस पे लगेगा, कंपेयर करके बताओ। अब तुम्हें अगर पता है कि 1 डिग्री से सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे कम 3 डिग्री पे लगता है तो तुम कर ले जाओगे, है ना। 3 डिग्री वाले सवाल में विदिन सेकेंड तुम आंसर निकाल लोगे। तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ो, फालतू में क्यों टाइम मतलब नंबर छोड़ोगे।
अब देखो जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब हमने अभी पढ़ के आए हैं पिछली वाली स्लाइड में कि 3 डिग्री अल्कोहल पे सबसे कम टाइम लगना है, वहीं पे 2 डिग्री अल्कोहल में मिनट में आ जाती है टर्बिडिटी, और वहीं पे 1 डिग्री अल्कोहल में तो आती ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा टाइम ही इसी में लगेगा। ठीक है, तो लो हमने इसका आंसर कितनी जल्दी निकाल लिया है ना। अब तुम्हें एग्ज़ाम में अगर तुम्हें इसका मतलब नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि ये वाली डिग्री से किस तरह, मतलब तुम पता ही नहीं कि 3 डिग्री से सेकंड में आ जानी है, तो तुम देख के करो, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है ना, ये हो जाएगा, ये वाला सीन हो जाएगा फिर। तो इससे अच्छा है कि तुम्हें पता हो। अब एक और नोट है, अब जैसे तुम्हें पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल से विद इन सेकेंड सबसे जल्दी आती है, वहीं पे अगर 1 डिग्री और 1 डिग्री पे भी पॉसिबिलिटी है, 2 डिग्री पे भी है विद इन सेकेंड आने की, वो क्या है, अगर वो कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो 3 डिग्री पे तो आएगी ही, और साथ ही साथ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की अगर वो रेजोनेंस में है तो तुम्हें तुरंत वो टर्बिडिटी दे देगा। ये भी एज अ पॉइंट कहीं पे लिख लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 1 डिग्री देगा और वो कहीं ना कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और तुम 1 डिग्री देख के तुरंत कह दोगे नहीं भाई इसमें तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, इस पर तो आती ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, तो तुम्हारे नंबर वहाँ पे नेगेटिव पे चले जाओगे फिर, इसलिए याद रखना, ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है, रिएक्शन विद PX3 PX5 SOX2 रेड फॉस्फोरस और हेलोजन। अब ये वाली तुमने हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन में पढ़ी है, तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया। अब जब तुम अल्कोहल में ये वाले रिएजेंट कुछ भी डालोगे, या PX3 डालो, PX5 डालो, SOX2 डालो, या रेड फॉस्फोरस में से डालो, तो तुम्हारे पास तुम्हारा RX मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है बताओ। ठीक है, अब अगली क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो, जब एल्कोहल में तुम कंसनट्रेटेड CH2SO4 और 44 केल्विन डालोगे विद H, एक सेकेंड एक और चीज़ रह गई, क्या, H+ और हीट, ये H+ और हीट करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हें मिलेगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में तुम्हें मिलती है एल्कीन। क्या मिलती है, तुम्हें मिलती है एल्कीन। कैसे मिलेगी, अब देखो, जब तुम इसमें H+ के, जब देखो अब तुम H+ इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ जब H+ अटैक करेगा तो यहाँ पे ये जो OH है ये प्रोटोनेट हो जाना है, इसको एक सेकेंड, हाँ, ये प्रोटोनेट हो जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा R+, और वहीं पे जब तुम इसकी हीट करवा दोगी तो तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी एल्कीन। क्या बनेगी तुम्हारी एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में एल्कीन बनती है, और जो कि ये होती है मोस्ट स्टेबल। ठीक है, क्या होती है, ये बहुत स्टेबल होती है, स्टेबल एल्कीन मिलती है हमें, बस इतना याद रखो। अब आ जाओ अपने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में। अब इसका क्या सीन है, अब देखो, अब देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया हमने, ठीक है, हमने पहले लिया है 1 डिग्री अल्कोहल। और जब तुम 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराओगी तो ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, जब अटैक करेगा तो दो OH ऐड हो जाएंगे। अब तुमको पता होगा कि एक कंपाउंड में 2 OH एक साथ स्टेबल नहीं हो सकते, तो यहाँ से ये ऐसे करके वाटर के शक्ल पे बाहर निकल जाएगा, वाटर की शक्ल पे निकला और तुम्हारे पास तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा प्यारा सा एल्डिहाइड। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल लिया था ना, तो तुमको एल्डिहाइड मिल रहा है, वहीं पे अगर तुम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ तुम्हें मिलता कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ तुम्हें कद्दू मिलता, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अब इस ऑक्सीडेशन के ना रिएजेंट हैं, हाँ रिएजेंट हैं इसके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं हम इसमें। अब वो समझ लो क्या क्या होते हैं, वो याद करना पड़ेगा तुमको। तो वो कुछ ऐसे हैं, पहला है PCC ले लो, या PDC ले लो, या फिर तुम कॉलिन्स रिएजेंट ले लो जो कि CrO3 2 पेरिडीन है, या फिर तुम जेनर्स रिएजेंट ले लो जो CrO3 और एसीटोन को कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, कहीं पे ऐसे बोल दे या फिर ऐसे लिख के दे दे तो कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये दोनों नाम लिखे। और कॉपर को 300 सेल्सियस पे जब हीट दोगे साथ में। अब एक और चीज़, अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे तुम्हें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिला, तुम्हें 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिला, 3 एल्डिहाइड से कद्दू मिला लेकिन इन दोनों रिएजेंट्स में जब ये ऊपर वाले 4 रिएजेंट डालोगे तब तुम्हें 3 डिग्री अल्कोहल से कोई भी कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जब तुम कॉपर डालोगे ना तो तुम्हें एल्कीन मिलेगी। अल्कोहल तो खैर मतलब ये
मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ तुम्हें एल्कीन ज़रूर मिल जाएगी। तो ठीक है, याद रखना ये रिएजेंट डालने से क्या बनती है तुम्हारी एल्कीन 3 डिग्री अल्कोहल पे। ये मत कह देना कि नहीं आज तो कुछ नहीं बनेगा, कद्दू बनेगा, नहीं एल्कीन बनेगी, लेकिन तब जब तुम कॉपर डालोगे। अब इसका अदर रिएक्शंस हैं कुछ, ठीक है, अदर रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। अब देखो, अब जब तुम 1 डिग्री अल्कोहल में रिएजेंट डालोगे, रिएजेंट ये लिखिए आगे बताऊंगी, जब तुम 1 डिग्री अल्कोहल में रिएजेंट डालोगे तो तुम्हें बनेगा तुम्हारा एसिड। अब इसका एक एग्जाम्पल भी लिया है, ये एग्जाम्पल है, इसमें तुमने जब अटैक कराए तो 2 OH ग्रुप लगे। अब तुम्हें पता है 2 OH ग्रुप एक साथ एक कंपाउंड में स्टेबल नहीं होते, तो H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तुम्हारा बनेगा ये एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की जब तुम फिर वो एल्डिहाइड की फिर जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगी, तुम्हारे पास बन जाएगा तुम्हारा RC डबल बॉन्ड OH। क्या है, ये तुम्हारा एसिड है। यहाँ तक तो एल्डिहाइड हम अभी प्रीवियस रिएक्शन में पढ़ के आए ना, जब तुम इसमें दोबारा से ऑक्सीडेशन करा दोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा एसिड। अब इसके रिएजेंट क्या है, इसके रिएजेंट है ये 3 रिएजेंट, ये कोई भी फॉलो कर लो तुम्हें तुम्हारा एसिड मिल जाएगा। पहला क्या है, पहला KMnO4, दूसरा है +H+, दूसरा है KMnO4+ हीट, मतलब ये गर्म है, मतलब ये हीट वाली रिएक्शन, हीट वाला रिएजेंट है, और तीसरी है K2Cr2O7 विद H+। ठीक है, हो गया। अब ठीक है, तो आ जाओ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब अगला से अदर रिएक्शन में दूसरा पॉइंट आता है हमारा ये, इसमें क्या है, इसमें हमारा एक रिएजेंट होता है MnO2, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब जब तुम अल्कोहल में जब तुम MnO2 डालते हो तो तुम्हें मिलता है तुम्हारा एल्डिहाइड, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, अल्कोहल को MnO2 ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है। इसका मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अब अच्छा एक और चीज़ याद रखो, MnO2 जो होता है ना, मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे, ये जो MnO2 होता है ना, ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, सबको ऑक्सीडाइज कर देता है? नहीं, ये करता है बेंजाइलिक कंपाउंड को और एलाइलिक को। किसको? बेंजाइलिक और एलाइलिक, और इसके अलावा किसी को नहीं। अब जैसे यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक में डाला है मैंने MnO2 और एक में डाला है PCC। अब MnO2 से जब तुम करोगे तो ये सिर्फ ये बेंजाइलिक और एलाइलिक को ही करता है ना, तो ये सिर्फ इस वाले कंपाउंड को, इस वाले OH ग्रुप वाले हिस्से को एल्डिहाइड में बदल देगा। वहीं PCC तो दोनों को करता है। ठीक है, मतलब दोनों को कर देगा, चाहे वो एंजाइलिक हो, एलाइलिक हो, कुछ भी हो, तो ये दोनों ग्रुप को एल्डिहाइड में बदल देगा। अब ये अब सॉल्व करके बताऊंगी ना तब अच्छे से चमक जाएगा। अब तुम्हें MnO2 दिखा, तुम्हें पता है कि वो सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक को ही कन्वर्ट करता है, तुम्हारा वो OH ग्रुप स्टार्टिंग वाला एज इट इज़ ही रहेगा, उसको तुम बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। लेकिन जो एंड व लास्ट वाला है ना, ये तो तुम बदल सकते हो ना, इसकी ऑक्सीडाइजिंग तो कर सकते हो, है ना, तो ये तुम्हारा एल्डिहाइड में बदल देगा। अब यहीं पे PCC तो दोनों का कर देता है, तो तुम्हारे दोनों OH ग्रुप डबल बॉन्ड O में बदल जाएंगे, ये वाला भी बदल जाएगा एज वेल एज ये वाला भी बदल जाएगा। ठीक है, तो MnO2 और PCC की थोड़ी डिफरेंस बताने के लिए कि MnO2 बेसिकली करता क्या है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। हो गया, तो आगे क्या है, हाँ, तो अब हमने अल्कोहल की सारी प्रिपरेशंस पढ़ ली हैं, जितनी भी होती हैं मैंने सारी इसमें कवर करी हैं, सबको एक एक करके समझाया है, जहाँ मैकेनिज्म ज़रूरी था वो बताया, उसी क्वेश्चन समझाए हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। फिनॉल की प्रिपरेशन की स्लाइड के यहाँ तक क्या है, एक ये है, कुछ ही चलेंगी बस। ठीक है, तो बाद हमारी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, फिनॉल के बाद हम कर लेंगे ईथर की। अब देखो अल्कोहल में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिनॉल और ईथर तो बहुत ईजी, एकदम चिंदीगिरी वाली प्रिपरेशन है इसकी, तो धीरे धीरे जल्दी से इसकी कवर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, जैसे कि हमने अभी फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ कवर करी थी, है ना। अब आ जाओ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में फर्स्ट क्या है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये मैंने वो अपनी रिएक्शन वाली वीडियो में इसको बोलते क्या है, ये डाउस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो जब तुम क्लोरोबेंजीन में NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखोगे तो तुम्हारा बनेगा ये सॉल्ट में। अब सब सॉल्ट बना, अब सॉल्ट को तुम HCl डाल के क्या कराओगे, तुम इसके एसिडिफाइड कराओगी। ठीक है, तुमने इसमें डाला HCl से ये तुम्हारा फिनॉल कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ से ये सॉल्ट का ON है ये हट जाएगा और यहाँ से OH ऐड हो जाएगा, NaCl साथ में, अदर मतलब अदर वो एलिमेंट में NaCl मिलेगा तुमको। ठीक है,
खैर ऑर्गेनिक में तो हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी होती है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से। अब आ जाओ फ्रॉम बेंजीन में। फ्रॉम बेंजीन में तुम ओलियम से हम फिनॉल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे ओलियम से नहीं बनाते, सॉरी, बेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। तुमने नॉर्मल बेंजीन लिया, उसमें डाला ओलियम। ओलियम जब भी डालते हैं, ओलियम क्यों डालते हैं, ओलियम करता क्या है बेसिकली, ओलियम करता है तुम्हारा सल्फोनेशन। क्या करता है तुम्हारा करता है सल्फोनेशन। तुम्हारा करा इसने सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करने में जो बेंजीन के ऊपर ना तुम्हारा SO3H ग्रुप ऐड हो जाता है। अब ये कंपाउंड क्या कहलाता है, इसको भी क्या कहते हैं वो भी बता दो अपनी। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तुम्हारा बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसी में जब तुम आगे फर्दर रिएक्शन में क्या, तुम NaOH लोगे और साथ में H+ डालोगे, तो तुम्हारे पास तुम्हारा फिनॉल बन जाएगा। H+ तो एसिडिफाइड कर देगा, और ये जो NaOH है ना, ये SO3 को ही उड़ा देता है पूरा, और साथ में OH लगा देता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी फ्रॉम बेंजीन से रिएक्शन हो जाती है। अब आ जाओ अगली, क्या है, अगली है तुम्हारी फ्रॉम एनिलिन। एनिलिन क्या करती है, अब देखो ये वाली रिएक्शन भी मैंने फर्स्ट रिएक्शन ली थी इसको, वो अपनी वो वाली रिएक्शन वाली वीडियो में। तो जब तुम एनिलिन में NaNO2 साथ में HCl, और इनका टेम्परेचर रखना है तुम्हें 0 to 5 डिग्री में, तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये सॉल्ट। सॉल्ट में जब तुम गर्म पानी डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा फिनॉल, ठीक है। हो गया सिंपल। मैंने कहा था ना कि वो फिनॉल और ईथर की बहुत ईजी है। अल्कोहल में काफ़ी तुम्हें थोड़ा अगर टेंशन हो जाएगी स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं, बाद में तो बहुत ईजी है। तो अब आ जाओ अपनी अगली, क्या है, फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन में क्या है, अब ये M3 ना मिथाइल है, कंफ्यूज मत होना। अब जब तुम ये, अच्छा इसको बोलते क्या है मुझे ये भी बता दो। IUPAC पढ़ा है ना सबने, बताओ क्या बोलते हैं इसको। इसका एक और कॉमन नेम है, ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। नहीं पता तो रिकॉल कर लो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। अब तुम उस आइसोप्रोपाइल बेंजीन में जब तुम O2 डालोगे, तो अब O2 को मैंने ऐसे खोल के लिखा है, O2 डालोगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस पे अटैक करेगा। अब देखो ये जो C8 बॉन्ड पे इंसर्शन कर देगा जाते ही, ठीक है। इंसर्शन करने के बाद ये मिथाइल मिथाइल एज इट इज रहेगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये O2 यहाँ पे जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसी में जब तुम इसकी H+ डाल के एसिडिफाइड करा दोगे तो ये फिनॉल तो साथ में तुम्हें बनेंगे, और साथ में तुम्हारे साइड एलिमेंट में तुम्हें मिलेगा एसीटोन। कैसे मिलेगा एसीटोन, अब देखो यहाँ से ये पूरा ये हटा दो, रुको मैं पेन से बताती हूँ। ये वाला कलर लेते हैं। तो देखो अब ये CH3 है, अब ये OH कंपाउंड इस पे ऐसे अटैक करेगा और ये पूरा ये हिस्सा पूरा निकल जाएगा, और साथ में तुम्हारा बना देगा ये एसीटोन, ठीक है। आई बात समझ में, एसिडिफिकेशन के बाद तुम्हें एसीटोन और फिनॉल मिलना है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, क्या है, बस आगे प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पे हुई तुम्हारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP पढ़ी तुमने, और यहीं पे फटाक से तुम्हारी आ जाती है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इसके एसिडिक नेचर पढ़ लेते हैं। इसके एसिडिक नेचर में क्या है, PHOH में जब तुम रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा सॉल्ट, और साथ में देगा तुम्हें H+। ये एसिडिक नेचर दिखाता है, ठीक है। अब इसकी वेरीफाई करने के लिए रिएक्शंस हैं कुछ, दीज रिएक्शंस। पहले रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। जब तुम क्या फिनॉल में जब तुम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे, जब फिनॉल में तुम सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारा बनेगा ये सॉल्ट, और साथ में बनेगा ½ H2, ठीक है। वहीं पे रिएक्शन जब तुम NaOH के साथ कराओगे तो तुम्हारा बनेगा सॉल्ट, और साथ में बनेगा H2O। अब एक बात याद रखना, इसमें भी वही सेम फंडा लगेगा। क्या, यहाँ पे ये जो POH है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और यहाँ पे होना चाहिए वीक एसिड, एज कम्पेयर टू ये वीक एसिड होना चाहिए भाई, मस्ट है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना ही है कंपैरिजन में, ठीक है, वरना रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है ना। सीधी साफ बात, क्यों फालतू दिमाग लगा रहे हो। आगे आओ, अगला क्या है, ये रिएक्शन विद NaOH। जब तुम फिनॉल में NaNH2 डालोगे तो तुम्हारा बनेगा सॉल्ट, और साथ में बनेगा NH3। ये भी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है वीक एसिड, और ये क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, क्योंकि तभी तो पॉसिबल है ये रिएक्शन, वरना रिएक्शन इनकरेक्ट है, होगी ही नहीं। अब अगला क्या है,
जब तुम रिएक्शन विद NaHCO3 के साथ करोगे तो क्या बनेगा, जब तुम फिनॉल की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करोगे तो तुम्हारे पास बनेगा तुम्हारा सॉल्ट और साथ में बनेगा H2CO3। ठीक है, अब एक और बात, वहीं पे अगर तुम नाइट्रोफिनॉल के साथ ये रिएक्शन करो, अच्छा हाँ सॉरी एक सेकेंड, वेट अ मिनट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, ये वीक एसिड है, ये वीक है, इसके कंपैरिजन में ये वीक है, इसलिए ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और ये क्या है, ये तुम्हारा है वीक एसिड, तो ये तो गलत हो गया ना, ये नहीं चाहिए था हमें, है ना, ये क्या, ये गलत हो गया, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, NaHCO3 के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर तुम नाइट्रोफिनॉल ले लोगे, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा नाइट्रोफिनॉल के साथ जब तुम रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि एज कंपेयर नाइट्रोफिनॉल में HCO3 थोड़ा कम पड़ जाता है, ये वीक एसिड उसके आगे बनता है। लेकिन तुम सिर्फ सिंपल फिनॉल लोगे H2CO3 के कंपैरिजन में तो ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, बट यहाँ ये वीक रहता है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बट ये रिएक्शन पॉसिबल है किस उसमें, किस कंडीशन में, जब नाइट्रोफिनॉल हो। ठीक है, आए बात समझ में, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बताया था ना, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होता है -I - M के और +I + M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन देख लो, कुछ दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सीन क्या है, देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, क्या डिफरेंट है, NO2 भी सेम है भाई, यहाँ तो NO2 भी सेम है, लेकिन कुछ तो डिफरेंट है। क्या, NO2 की पोजीशन, ये ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन भी अलग अलग है। अब तुम्हें -I और -M के हिसाब से इनको देखना होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो NO2 पे जो NO2 जो है मेटा पर काम नहीं करता। NO2 का मतलब जो -M वो इफेक्ट होता है, -M वाला, वो मेटा पर काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये -I ग्रुप है तो ये काम ही नहीं करेगा। वहीं पे अगर तुम इनको देख लो, क्या ये NO2 इधर है, ये पैरा पे लगे हैं, तो -M ग्रुप भी लगेगा, -M इफेक्ट भी लगेगा, -I इफेक्ट भी लगेगा। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे भी -M -I। अब देखो ये B वाला तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि मेटा पे काम नहीं करता है ना। तो तुम तो सबसे पहले अगर तुम्हारे दिमाग में अगर ये मेटा वाली कंडीशन याद है तो तुम तो कह दोगे कि जो सेकंड नंबर है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब कंफ्यूज हो गए तुम इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों में -I और -M ग्रुप लग रहा है। अब इनका क्या किया जाए, है ना, तो तुम इसमें लगाओगे दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या, इंट्रामोलिकुलर और वो इंटरमोलिकुलर। क्या यहाँ पे कौन सा वो क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे इंटर और यहाँ पे इंट्रा, किसका ज़्यादा होता है यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है इंटर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो बल्कि ग्रुप नहीं है और यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस भी नहीं आएगा, तो आराम से रिएक्शन हो जानी है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा थर्ड का, फिर सबसे ज़्यादा थर्ड का, और फिर है सेकंड का, और सबसे कम है सबसे कम है सेकंड का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटा ग्रुप, वो मेटा पोजीशन की वजह से कोई इफेक्ट ही नहीं लगना। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब आ जाओ एस्टेरिफिकेशन पे। ठीक है, अब एस्टेरिफिकेशन पे नेक्स्ट पेज। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर पे मुझे लिखने में थोड़ा गलती हो गई थी, तो फिर ये था कि अब फिर से वापस से लिखना पड़ेगा, तो मैंने नेक्स्ट पेज पर डाल दिया था एस्टेरिफिकेशन का। हाँ, तो देखो एस्टेरिफिकेशन में क्या करना है, हमें लेना है फिनॉल, और फिनॉल में जब तुम एसिड डालोगे तो तुम्हारे पास मिल जाएगा तुम्हारा RC+OPH। ठीक है, यहाँ पे ये PH फिनॉल है। ठीक है, अब वहीं पे अगर तुम PH मतलब वही PH का तुम ऐसे समझ लो, ये बेंजीन। अब वहीं पे जब तुम एसिड एनहाइड्राइड डालोगे तो तुम्हारे पास बनेगा सेम वही कंपाउंड, और वहीं पे जब तुम एसिड हैलाइड डालोगे, मतलब एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन में से कुछ भी, तो तुम्हारे पास भी वही सेम चीज़ बनेगी। क्या, तुम्हारे पास बनेगा RC+OPH। ठीक है, अब इसका एस्पिरिन फॉर्मेशन क्या है देख लो। अब देखो, हाँ एस्पिरिन फॉर्मेशन बता देते हैं। अब जब तो सैलिसिलिक एसिड में एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड, ये है तुम्हारा एसिड एनहाइड्राइड। तो याद रखना यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव में जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा, और इस OH ग्रुप यहाँ से, OH का हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा
और ये पूरा ये चीज़ यहाँ उठ के इधर ऐड हो जाएगी और बन जाएगी तुम्हारी एस्प्रिन। एस्प्रिन की शक्ल सूरत कुछ ऐसी रहती है, इसलिए याद रखना। ठीक है, आ जाओ वापस से स्लाइड में। अब अगला, ठीक है, तो अगली देख लेते हैं अब क्या है ये हमारी इनकंसनट्रेटेड HNO3। तो जब तुम फिनॉल में, अरे ये क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो जब तुम फिनॉल में कंसनट्रेटेड HNO3 डालोगे तो तुम्हारा NO2 ग्रुप जो है ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे लगेगा। तो इसको ना क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और इसका आयु जनरल नेम तो पिक्रिक एसिड है, और ऐसे भी इसको बोलते हैं क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और ऐसे क्या बोलते हैं, जनरल नेम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड में एसिड नाम है बस खाली, बाकी इसमें कोई एसिड ग्रुप नहीं होता, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, आई बात समझ में। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारी, तो वह स्टेरिफिकेशन का था। अब आ जाओ ब्रोमिनेशन पे। अब ब्रोमिनेशन की भी ना वेरीफाई करने के लिए 2 रिएक्शन मैंने लिए, एक A और B। इसमें क्या है, हम ब्रोमीन विद CH2 लेते हैं और दूसरे में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जब फिनॉल में हम BrCH2 डालेंगे तो तुम्हारा जो ब्रोमीन है वो एक ऑर्थो पे लगेगा और एक पैरा पे लगेगा। अब हमेशा ऑलवेज पैरा वाला मेजर रहता है और ऑर्थो वाला माइनर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी जल्दी से बताओ, यहाँ पे होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इंट्रा। आ जाओ दूसरे पे, जब हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो तुम्हारे पास बनेगा क्या, तुम्हारे पास बनेगा, तुम्हारा बनेगा यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ। अच्छा एक और चीज़, ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे जो कि है कॉल्बे रिएक्शन। अब कॉल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताऊंगी और साथ में इसकी रिएक्शन भी। अब जब तुम फिनॉल में NaOH डालते हो तो तुम्हारा बनता है एसिड। ठीक है, और फिर एसिड में जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस क्या कहते हैं, एसिडिफाइड करता है, तो तुम्हारे जो CO2 है वो यहाँ अटैक करता है और तुम्हें एक वो एसिड दे देता है। ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है तुम्हारा, ये बनता है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। देखो ये है तुम्हारा फिनॉल, ये है तुम्हारा फिनॉल, इसमें डाला तुमने NaOH, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्या होगी तुम्हारी, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो तुम्हारा ये कन्वर्ट कर देगा सॉल्ट में। सॉल्ट में जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराओगी तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। ये इसके लोन पेयर इधर आएंगे, क्या मैंने बोला, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करेगा। तो तुम्हारा ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे जब ये अपने वो लोन पेयर देगा तो ये डबल बॉन्ड में बदल जाएगा और CO2 यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ कर रहा था ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर तुम इसका टॉटोमराइज करा दोगी। टॉटोमराइज करने के बाद तुम्हारा ये कुछ सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट की जब तुम एसिडिफिकेशन कराने वाली हो तो उसके बाद तुम्हारा ये बन जाएगा तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड कर दो क्योंकि यहाँ पे ये जो एक ग्रुप है ये ऑर्थो पोजिशन पे लगा हुआ है। ठीक है, आगे इसका मैकेनिज्म समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या है हमारा 5वां पॉइंट, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन में क्या करते हैं, रीमर टीमन में कुछ नहीं, हम लेते हैं अपना सीधा सादा सा, हम लेते हैं अपना सीधा सादा सा फिनॉल, उसमें डालते हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो एक ऑर्थो पोजिशन पे CHO लगा के देता है, एक पैरा पे। ठीक है, ये जो पैरा वाला है ना ये मेजर है और ये वाला माइनर। ठीक है, अब इसको ना, इस वाले को भी ना वो बॉइलिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे इधर पे था, कहाँ पे इंट, मतलब कहाँ गया, बॉइलिंग पॉइंट देख लेना, मैंने बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, उसके हिसाब से सेम इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड बन गया और ये पैरासैलिसल्डिहाइड। अब इसका आगे क्या है, अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। अब इसमें ना 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक मेटा प्रोडक्ट। तो अब इसमें जब हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने लिया था CHCl3 है ना, हमने एज अ रिएजेंट CHCl3 लिया था। उसमें जब हम OH का अटैक कराएंगे तो हमारा कुछ ये प्रोटोनेट होके ऐसा बन जाएगा।
फिर इसमें जब हम ये क्लोरीन है ये निकल जाएगी और हमें बना देगी CCl2। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा रिएक्शन में। अब जब तुम फिनॉल में KOH डालोगे, और ये हम ऑर्थो प्रोडक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब तुम फिनॉल में KOH डालोगे, ठीक है, तो हमारा जो, एक सेकेंड, जब हम फिनॉल में जो है KOH डालेंगे, पेन चेंज कर लो अपना, जब हम फिनॉल में KOH डालेंगे तो हमारा सेम एसिड बनने वाला है, वो सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट में क्या होगा, हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो CCl2 है ये यहाँ अटैक करेगा, और ये कुछ देखो, ये जो ऑक्सीजन था ये अपने लोन पेयर यहाँ दे देगा, डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, और ये CCl2 यहाँ अटैक करेगा, और ये कुछ ऐसा देखेगा। फिर उसके बाद जब तुम इसमें तो ये इसका जो क्लोरीन का वो कार्बन का जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा OH के हाइड्रोजन ग्रुप पे, OH के हाइड्रोजन ग्रुप पे अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन O- पे, CHCl2 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद तुम OH2 मतलब 2 OH ग्रुप का अटैक करवाओगे जब इस पे, तो 2 OH ग्रुप CHCl2 के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब तुमको पता है क्योंकि 2 OH तो स्टेबल होते नहीं है ना, तो ये पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। कभी भी 2 OH एक साथ कंपाउंड में स्टेबल नहीं होते, तो हम इसको निकाल देंगे और हमारे पास ये CHO ग्रुप पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे OA- है, हम इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो हमारे पास एज सिंपल मिल गया हमारा क्या, वो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थोसेल्डिहाइड, ठीक है। अब वहीं पे हम पैरा ग्रुप बनाते हैं। पैरा ग्रुप के लिए हमें सेम सॉल्ट लेना है, उसमें हम डालेंगे CCl2 अटैक करेगा इधर, अटैक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसका जो कार्बन का जो लोन पेयर है वो अटैक कर देगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड से OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो H है, बाद में हम जब इसका प्रोटोनेट कराने के बाद ये CHCl2 में बन जाएगा। फिर इसमें हम 2 OH ग्रुप की रिएक्शन करवाएंगे, 2 OH ग्रुप इसमें CHCl2 के साथ आएगा। अब क्योंकि हमें पता है 2 OH ग्रुप नहीं हो पाएंगे इसमें एक साथ, तो ये वो वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे, और फिर एसिडिफिकेशन के बाद हमारे पास हमारा बन जाएगा एज अ पैरा प्रोडक्ट वो सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। हो गया इसका पैरा प्रोडक्ट। और ऑर्थो प्रोडक्ट कैसे बना ये मैंने बता दिया। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो शुरू कर लेना, मतलब पीछे से देख लेना। अब आ जाओ, अगला क्या है हमारा, रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक में क्या है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो हमारे पास ये मिलता है PHH। बस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में जब फिनॉल के साथ हम Na2Cr2O7 और साथ में H2SO4 लेते हैं तो हमारा बनेगा पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। इस शक्ल को क्या बोलते हैं, ये सुंदर सी शक्ल कहलाती है पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। अब यहाँ से तो अब आते हैं अपनी प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में। ये छोटा सा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्या हमारा, पहला हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अगर हम अल्कोहल में कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन लेंगे तो हमें एल्कीन बनेगा। ये तो हम अल्कोहल के प्रिपरेशंस में पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसी अल्कोहल में कंसनट्रेटेड H2SO4 तो लेंगे और साथ में अगर हम टेम्परेचर उससे थोड़ा सा कम, लिटिल बिट थोड़ा सा कम ले ले, तो हमें आ जाता है हमारा ईथर, ठीक है। तो बस ये याद रखना, अगर तुम्हें अल्कोहल के साथ 443 केल्विन दे दे तो तुम्हें एल्कीन निकाल देना, और अगर 413 केल्विन दे दे तो तुम्हें ईथर बना देना है, ठीक है। अब देखो हम इसकी ना मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जब हम अल्कोहल में H+, अब H+ कहाँ से आता है, H2SO4 H+ देता है। H+ जब प्रोटोनेट होकर इससे अटैक करेगा यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पर रहता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो एज अ कंपैरिजन थोड़ा कम रहता है, इस वजह से हम अल्कोहल का दूसरा मोल लेते हैं। और जब हम अल्कोहल का दूसरा मोल लेंगे तो अल्कोहल यहाँ अटैक करेगा, ये क्या हो गया, अल्कोहल यहाँ अटैक करेगा और ये वाटर के फॉर्म में, ये HOH वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये अनस्टेबल है, तो ये हाइड्रोजन भी रिमूवल हो जाएगी इसकी। उसके बाद ये तुम्हारा एज अ ईथर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, देखो हमें मिला है C2H5OH मेथनॉल। मेथनॉल में जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर लेते हैं कुछ ऐसा, तो हमें क्या बनेगा, देखो पहले तो सबसे पहले हम इसके प्रोटोनेट करवाएंगे, जो कि हमें H2SO4 से H+ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद H+ जाके इस पर अटैक कर देगा इस कार्बन पे, उसके बाद ये OH जुड़ जाएगा। फिर हम वो C2H5 मतलब अल्कोहल का सेम यही मोल फिर से अटैक करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन लोन पेयर पे है।
तो हम दोबारा जब अटैक करवाएंगे, मेरे को लिख के बताती हूँ, ठीक है। जब हम यहाँ पे ये जब हाइड्रोजन इससे जुड़ेगी ना तो यहाँ पे 2 OH2 आ जाएंगे। अब 2 OH2 तो अनस्टेबल होते हैं ना, और उसके बाद हम साथ ही इसमें लेंगे एक और मोल मेथनॉल का, और ये एक और मोल मेथनॉल का इस पे जाके करेगा अटैक करने के बाद ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और जब ये फिर तुम ये मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये अनस्टेबल होती है तो ये निकल जाएगी बाद में, और ये तुम्हारी मिल जाएगी तुम्हारी ईथर के फेस में, ठीक है। तुम्हारा ईथर बन गया इधर। आगे बात समझ में। अब तुम्हें एग्जाम में डायरेक्ट करना है ना, तो तुम अल्कोहल लिखो, गिवन अल्कोहल, उसमें तुम HOR डाल दो 1 मोल, और साथ में इन दोनों को, ये जो तुम्हारा वाटर बन रहा है इसको अलग कर दो, और तुम्हारा ये ईथर बन गया तुम्हारा। बस आगे बात समझ में। डायरेक्ट करना है तो ऐसे कर दो, और मैकेनिज्म पूछ ले तो प्रोटोनेशन के बाद 1 मोल से अटैक करवाना है तुमको, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई बात समझ में। अब अगली रिएक्शन क्या है हमारी, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। इसमें तो भाई तुम स्टार लगा लो, ये है इम्पॉर्टेंट क्योंकि, ठीक है। अब इसमें क्या करना रहता है ये भी देख लो। इसके मैंने एग्जाम्पल भी लिए, चलो देखो क्या है विलियमसन सिंथेसिस में क्या है। तो देखो, ठीक है। तो अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अब ये ना, ये जो रिएक्शन है ना, ये पूरे ईथर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये ऐसा मतलब एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस तो कब रिएजेंट बता दो, या ये रिएक्शन ही बता दो, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या रिएजेंट तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा, इतना याद रखो, और ये खास तो है ही, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, ये मैं करके बताती हूँ। इसमें हम लेंगे क्या, एल्काइल हैलाइड लेते हैं। एल्काइल हैलाइड में जब हम RO - Na सॉल्ट को रिएक्ट करवाते हैं, क्या यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। तो जब तुम इसमें RO- का अटैक, अब ये RO - Na प्लस ना, ये एक अच्छा बेस भी है, ठीक है, और एक साथ में ये न्यूक्लियोफाइल भी। अब यहाँ पर ना ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्या, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये जब RO- यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्या SN2, अगर, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ, ये R डायरेक्ट इस पे जाके अटैक करेगा और ये हैलाइड निकल जाएगा, तो तुम्हारा क्या तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा प्यारा प्यारा ईथर, ठीक है। आई बात समझ में, बन गया तुम्हारा ईथर। अब एक बात याद रखना, अब तुम ये बताओ कि जब ये अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा यहाँ पे, ये जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो हैलाइड तो निकल जाएगा। अब हैलाइड निकलने की भी अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं, वहाँ पे 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है ना। तो ये बात समझो, ये जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए ना, 1 डिग्री है तो बहुत ही अच्छा, 2 डिग्री है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर 3 डिग्री है ना तो वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ क्या होगा, वहाँ पे होगा E2 एलिमिनेशन, ठीक है। E2 एलिमिनेशन का एग्जाम्पल ये बताने के लिए मैं आगे बताऊँगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि बल्कि यहाँ पे नहीं चलेंगे, लेस बल्कि होगा तो भाई साहब फिर तो मज़े आ गए, ठीक है। अब एक इसके मैंने एग्जाम्पल ये वो बताती हूँ मैं। अब देखो जैसे पहला ये है, ये CH3Cl एल्काइल हैलाइड है कोई, ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड है और ये तुम्हारा एज अ न्यूक्लियोफाइल है। तो जब ये देखो कौन सा पेन लूँ, कौन सा कलर लूँ, येलो ले लेते हैं, हाँ। तो जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ये इस पर अटैक करेगा तो ये, क्योंकि ये 1 डिग्री है तो आसानी से इसका जो हेलोजन है वो रिमूव हो जाएगा, तो तुम्हारे पास तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा क्या, CH3O, तुम्हारा बन गया तुम्हारा ईथर, ठीक है। यहाँ से हटा दो इसको, ये हट गया, और यहाँ से ये चीज़ आके डायरेक्ट जुड़ जाती है इधर पे, ठीक है। अब इसी तरह ये, अब देखो देखो भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या आ गया, आ गया 3 डिग्री है तो यहाँ पे क्या SN2 नहीं होगा, यहाँ होगा E2 एलिमिनेशन है ना। तो चलो ये करके दिखाती हूँ। तो अब ये क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है और ये तुम्हारा एल्काइल हैलाइड है। तो कार्बन में ये कौन सा, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अब ये जो ONN है ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे जाके इधर इस वाले बीटा कार्बन पे अटैक करेगा, और इसका ये जो हाइड्रोजन, ये CH3 था, मैंने इसे खोल के लिखा है, तो ये हाइड्रोजन इसका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये तुम्हारा कुछ दिखेगा कुछ ऐसा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। इसको कहते क्या है वैसे, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, ठीक है, ठीक है। तो अरे ये क्या हुआ, तो अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है, देखो इसमें हमें कोई ए सॉल्ट दिया है, कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया है,
और हमें तुम्हें ईथर बना के दे दिया। अब तुम्हें बताना है कि वो ए क्या है वो बी क्या है, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो ईथर में क्या होता है ना, एक पार्ट तो हमारा सॉल्ट होता है और एक एल्काइल हैलाइड होता है ना। या तो ये सॉल्ट हो सकता है या ये एल्काइल हैलाइड हो सकता है, या एक और पॉसिबिलिटी है इसको सॉल्ट ले लें, ये एल्काइल हैलाइड है ना। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, दोनों को चेक करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन पे। पहला देख लेते हैं, अगर हमारा PHO माइनस सॉल्ट पे है और ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो ये जब इस पर रिएक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल तो हेलोजन तो निकल जाएगा ना, क्योंकि ये 1 डिग्री है। हाँ, तो ये तो सही लग रहा है कुछ। अब सेकंड वाला चेक करके देखते हैं। सेकंड वाले का क्या था, अगर हम CH3O माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल ले लें और क्या हमारा PHX ये हमारा ये हैलाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको हैलाइड में चेक करें तो क्या ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर पे है, ये स्टेबल है, रेजोनेंस पे है ना लोन पेयर, तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, हेलोजन नहीं निकल पाएगी, तो ये रिएक्शन नहीं है। तो हमारी कौन सी ये वाली सही होगी, हमारी सही होगी ये वाली। तो हमारा यहाँ पे इस हिसाब से हमारा ए क्या हुआ, हमारा ए क्या हुआ, हमारा सॉल्ट क्या हुआ, हमारा सॉल्ट हुआ PHONA+ लिख देते हैं, ठीक है। और बी क्या हुआ हमारा बी हुआ CH3X, ठीक है। अब देखते हैं, अब अपनी आती है नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। चलो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कुछ ईथर्स की, कुछ ही है बस, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिएक्शन विद HX। तो रिएक्शन विद HX देखते हैं। अब ये बॉक्स में क्या लिखा है इधर पे, तो वो अभी मैं रिएक्शन के बाद एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में है क्या, जब हम ROR में HX के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या बनता है, हमें ROR-H बनता है। कैसे बनता है, ये जो HX होता है ये हमें H+ देता है, ठीक है। और H+ जाके ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर पे है, तो ये लोन पेयर को अपने पास बुला लेगा और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर है CH3O ऐसा दिया है, इसमें हमने HX लिया है। अब HX क्या देता है, H+ देता है। H+ जाके ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ये लोन पेयर में बैठा है, ठीक है, इस पर अटैक करेगा और ये लोन पेयर देगा, तो तुम्हारा कुछ बन जाएगा ऐसा। ये इस पे जाके और मतलब हाइड्रोजन इस पे जाके जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, ये जब इस पे हेलोजन आके अटैक करेगी, क्या ये हेलोजन है, ये हेलोजन आके करेगी इस पे अटैक, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, इधर मैकेनिज्म फॉलो होगा SN2, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ तुम्हें डाउट आएगा कि ये हेलोजन यहाँ पर भी तो अटैक कर सकती थी, यहीं पर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बल्कि नहीं था, यहाँ बल्कि था, है ना। ऑक्सीजन वहाँ अटैक करती है जहाँ पे बल्कीनेस नहीं होती, ठीक है। तो ऑक्सीजन को आसानी से यहाँ अटैक करेगी, मतलब हेलोजन यहाँ पे अटैक करेगा, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हेलोजन यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा और तो इसके साथ ये हेलोजन के साथ एक कपल बनाएगा और ये बाकी CH3 CH2 ये अल्कोहल बना देगा तुम्हारा, ठीक है। रिएक्शन विद HX होगी। अब एक और बात, अब ये जो तुम्हारा ROR है, अगर ये 3 डिग्री या फिर 1 या 2 डिग्री जो कि रेजोनेंस पे हुआ तो वहाँ पे तुम्हारी होगी SN1 मैकेनिज्म, और वहीं अगर ये जो तुम्हारा ROR है, ठीक है, वो अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री होगी तो वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर। यहाँ पे क्या, ये जो ROR था ये कौन सी डिग्री थी, ये 1 डिग्री तो थी ना, तो यहाँ पे तुम्हारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई 3 डिग्री होती है, 1 और 2 रेजोनेंस पे होता तो वहाँ पे SN1 फॉलो होता, SN1, ठीक है। आई बात समझ में। अब आ जाओ अगला पे, अगली क्या है हमारी, रिएक्शन विद एक्सेस वाटर। अब जब हम एक्सेस, अब देखो एक्सेस वाटर मतलब एक्सेस है तो रिएक्शन पूरी ही होगी, है ना, इसमें मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से वो बता रहा है कि एक्सेस पे है रिएक्शन, है ना, मैकेनिज्म्स की फॉलो नहीं हो, तो एक्सेस पे है तो ये H+ और X- देगा, ठीक है। अब ये H+ और X- यहाँ से पहले ये एक बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन के पास से और ये दूसरी तरफ से ये टूटेगा, यहाँ पे हेलोजन आएगा, यहाँ ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हेलोजन, तुम्हारा ये बनेगा RX और R-X, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिया है एक CH3O CH3C CH3 CH3, ठीक है। अब ये HX है, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जोड़ा, एक हाइड्रोजन मतलब एक हेलोजन यहाँ जाके जोड़ा, दोनों के पास हेलोजन जाएगा, एक इधर एक कुछ ऐसा,
बस आगे बात समझ में। अब और जो सेकंड क्या है, EAS, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये क्या करता है। और यहाँ पे जो है OR है, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये मतलब यहाँ पे ये जो OR, ये जो ग्रुप लगा है ये +M है। अब ये +M क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना। +M जो इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, याद रखना, अगर भूल गए हो तो फिर से याद कर लो। ठीक है, तो जब हम इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, है ना, जब ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे इसमें, तो ये जाके अटैक करेगा इस पे, और ये कंपाउंड बोलेगा कि चूंकि मेरे पास जो इफेक्ट है वो ऑर्थो पैरा कंपाउंड है, तो तुम एक ऑर्थो पे लग जाओ और एक पैरा पे बन जाओ। ठीक है, और हमेशा याद रखना पैरा वाला ऑलवेज मेजर। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा मेजर और ये वाला आ जाएगा तुम्हारा माइनर। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरा देखो, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या लेते हैं, हम लेते हैं एनिसोल। हमने लिया एनिसोल, उसमें डाला हमने Br2CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या करता है, ये क्या देता है हमको, ये देता है हमें Br+ देता है। क्या देता है हमें, Br+। अब ये Br+ है, एनिसोल है, तो ये बोलेगा कि भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हूँ मैं, ऑर्थो में लग जाओ, पैरा में लग जाओ। तो ये ब्रोमीन जाके यहाँ लगेगा और पैरा पे लगेगा। और पैरा वाला क्या, पैरा वाला ऑलवेज माइनर, मेजर, पैरा वाला ऑलवेज मेजर और ऑर्थो वाला ऑलवेज माइनर। ठीक है, अगली साइड में आ जाओ, क्या है अगली हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहला है हमारा, ये क्या है इधर, दूसरा पहला हो रहा है इधर, चलो छोड़ो। पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा एसाइलेशन, दूसरा है एल्काइलेशन। एसाइलेशन पढ़ लेते हैं, एसाइलेशन तो दिया ऊपर नीचे हो गया शायद। अब इसमें एनिसोल लेंगे, एनिसोल में डालेंगे हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ CH3C डबल बॉन्ड Cl। ये क्या देता है, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकाल के देगा हमको, इसका न्यूक्लियोफाइल होगा कुछ ऐसा, CH3C डबल बॉन्ड O। अब देखो ये जो ये है ना, ये बैक बॉन्डिंग स्टेबल है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा इसके ऑर्थो पे। अब ये बोलेगा एक ऑर्थो पे लग जाओ, पैरा पे लग जाओ, ऑर्थो पैर मतलब ऑर्थो पैरा, और पैरा वाला ऑलवेज मेजर, पैरा वाला ऑलवेज मेजर, ऑर्थो वाला ऑलवेज माइनर। ठीक है, अगला क्या हमारा, अगला है हमारा एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में लिया हमने एनिसोल, उसमें डाला CH3Cl विद एनहाइड्रस AlCl3। अब ये रिएक्शन करेगा और एक CH3 लगेगा तुम्हारा पैरा में, वो ऑर्थो में, और एक लगेगा तुम्हारा पैरा में, पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। ठीक है, अब आ जाओ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या कहती है, अब तुम जब एनिसोल में कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 लोगे, तो ये तुम्हें पहले तो बताओ इसका न्यूक्लियोफाइल क्या निकल के आता है। ये रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल में क्या देता है, ये देता है NO2+। ठीक है, अब NO2+ इस पे जाके करेगा अटैक और ये बोलेगा कि तुम एक पैरा पे लग जाओ और एक ऑर्थो पे लग जाओ, एक पैरा पे लग जाओ। तो ये बस ये ऑर्थो और ये पैरा, पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। ठीक है, आई बस समझ में। लो हो गया तुम्हारा। अब ये रिएक्शन ईथर्स की ये यहाँ पे ख़त्म होती है और एक मैंने क्वेश्चन लिया है, चलो देखते हैं क्या है। और जब तुम PHOH में तुम सोडियम विद हीट करोगे, ये फिनॉल है तुम्हारा, ठीक है, ये है तुम्हारा फिनॉल। फिनॉल में तुम डालोगे सोडियम विद हीट तो तुम्हारा कुछ A बनेगा, और उसी A में जब तुम डालोगे CH3Cl तो तुम्हारा कुछ B बनेगा, और उसी B में जब तुम दोगे एक्सेस विद HBr तो तुम्हारा D और E भी बनेगा, और जब उस B में तुम डालोगे Br2CH3C डबल बॉन्ड OH तो तुम्हारा C बनेगा। अब ये जो E है ना, ये क्वेश्चन में भी दिया था, मैंने लिखा नहीं है। ये जो E है इसका एक और हिंट है, ये एल्काइल हैलाइड है, हिंट के लिए एज अ हिंट दिया है तुम्हें, ताकि तुम क्लिक कर जाए तुम्हारे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो बारी बारी से समझ, ठीक है, तो चलते हैं करते हैं क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो आ जाओ पेन लेते हैं। अब देखो ये फिनॉल है, फिनॉल में जब हम सोडियम विद हीट डालेंगे, अब देखो फिनॉल क्या है, एसिड है, और सोडियम क्या है, मेटल है। तो जब एसिड वो मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या देता है, वो देता है हमें सॉल्ट देता है। तो सॉल्ट देगा तो हमारा क्या आ जाएगा, PHO- Na+। ये क्या है बेटा तुम्हारा, ये है तुम्हारा सॉल्ट।
ठीक है। अब उसी सॉल्ट में जब हम CH3Cl डालेंगे तो जो CH3Cl है ये ONA के पास, ये ऑक्सीजन के पास अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ से ये ONA निकल जाएगा, मतलब Na सोडियम निकल जाएगा, क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्शन करके निकल जाएगी। और तुम्हें क्या मिलेगी, तुम्हारी एज अ बी, मतलब एक सेकेंड, तुम्हें मिलेगी तुम्हारी बी में क्या मिलेगी, तुम्हें मिलेगी PHOCH3, ठीक है। अब क्या है, अब PHOCH3 में जब हम एक्सेस विद HBr डालेंगे तो हमारे पास D और E कुछ बन रहा है। E हमारा एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। तो अब ये जो एक्सेस HBr है ये क्या देगा, अब यहाँ पे देखो ये एक्सेस HBr है, ये ऑक्सीजन के जो यहाँ पे, एक सेकेंड, ऑक्सीजन की जो ये लोन पेयर है ये रेजोनेंस पे है, ठीक है। तो HBr का जब ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा तो इधर तो कर नहीं पाना, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर लगेगा Br और इधर लगेगा हाइड्रोजन। तो तुम्हारा क्या बनेगा, अब देखो एक तो वो पहले ही बता रहा है कि एल्काइल हैलाइड पे जाएगा, तो एल्काइल हैलाइड वाला तुम्हारा बनेगा CH3Br, Br ही तो हैलोजन है। और तुम्हारा D में क्या बन जाएगा, तुम्हारा D में बन जाएगा तुम्हारा फिनॉल, ठीक है। अब वहीं पे जब तुम ये PHOCH3 में तुमने Br2CH3 डबल बॉन्ड OH डाला, ये क्या है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे ये Br2CH3COH एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या देता है तुम्हें, ये तुम्हें देगा क्या, ये तुम्हें देगा Br प्लस, ठीक है। और यहाँ पे एक और हिंट थी, यहाँ पे ये जो C था वो मेजर बनाना था, है ना, तो तुम्हें Br प्लस देगा तो तुम्हें वो मेजर बना, और मेजर कहाँ बनता है, मेजर जो है, मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा कौन सी पोजीशन पे बनेगा, मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तुम्हारा पैरा में बस तुमने ब्रोमीन लगा देना है, क्योंकि एज अ न्यूक्लियोफाइल ये रिएजेंट हमें ब्रोमीन देता है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। अब तुम यहाँ पे आराम से लिख लो, तुम्हारा ए क्या बन रहा था, तुम्हारा ए बन रहा था सॉल्ट, ठीक है। वहीं तुम्हारा बी क्या बन रहा था, तुम्हारा बी बन रहा था PHOCH3, ठीक है। तुम्हारा सी क्या बन रहा था, तुम्हारा सी बन रहा था, मेजर प्रोडक्ट क्या था हमारा, ये था, ठीक है। डी क्या बन रहा था तुम्हारा, डी बन रहा था हमारा फिनॉल। और तुम्हारा ई, तुम्हारा एल्काइल हैलाइड क्या बन रहा था, वो ब्रोमीन ऐड किया था ना उसमें, लो तुम्हारा बन गया। तो अब हम, तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। हमने इस चैप्टर में पूरी करी थ्योरी और साथ में लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी डाउट ना रह जाए आपका। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से, और चाहो तो वीडियो को फिर से देख लो, और ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।